सो फाइनेंशियलाइजेशन थीम हम डिस्कस कर रहे हैं पूरी। एंड लास्ट वीडियो में ब्रोकिंग सेक्टर को हमने कवर किया। आज इस वीडियो में एक दूसरा सेक्टर डिस्कस करेंगे। सो ये सेक्टर जो है इनहेरेंटली मुझे सबसे वीकेस्ट सेक्टर लगता है पूरी की पूरी फाइनेंशियलाइजेशन थीम के अंडर। एंड पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ये सेक्टर तो ग्रो कर सकता है, बट इंडिविजुअल कंपनी के लिए कुछ बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देना अगले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अभी करेंटली तो ऐसी कोई कंपनी मुझे नज़र नहीं आती इस पूरे सेक्टर में। सो इस सेक्टर का नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हम जैसे कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये सेक्टर है। एंड क्यों वीकेस्ट बिजनेस मॉडल है? बिकॉज कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में अगर कस्टमर के पास में डिसीजन पावर ज़्यादा आ जाती है, या स्विच करने की जो पावर है वो कस्टमर के हाथ में ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो उस बिज़नेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि कल को मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो है बिज़नेस को वो यही सोच के लेने पड़ेंगे कि कहीं हमारे कस्टमर स्विच ना कर जाएं, रैदर देन कि आप अपने प्रोडक्ट को और स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप अपने एडवांटेज को, अपनी अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे। आपका आपका फोकस इस पे रहेगा कि कहीं कस्टमर आपका स्विच ना कर जाए। सो जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले, इसमें जोमेटो का जो बिज़नेस मॉडल है, अगर जोमेटो आज के टाइम पे डिस्काउंट्स या कूपन्स वगैरह देना बंद कर देता है अपने ऐप पे, तो वी नो कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो है वो जोमेटो से स्विच कर देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ जोमेटो ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर, ऑल्दो सर्विस उनकी बहुत अच्छी है, बट वो स्टिल अभी भी बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ पे डिस्काउंट पे ड्राइव कर रहा है। वो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं उनके वो डिस्काउंट या कूपन्स पे आ रहे हैं। तो अगर जोमेटो से डिस्काउंट कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर स्विगी पे स्विच कर रहे हैं या किसी दूसरे ऐप पे स्विच कर रहे हैं, या और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कस्टमर्स बहुत इजीली स्विच कर जा रहे हैं। तो जोमेटो के पास एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है आज के टाइम पे, बिकॉज कस्टमर कल को किसी भी सिनेरियो में बहुत ईजिली स्विच कर सकता है। सेम एक और बिजनेस मॉडल अगर इसके अपोजिट में हम पकड़ते हैं, तो जैसे एप्पल है। सो जो एप्पल का कस्टमर है, अगर एप्पल ने इस साल कोई आईफोन 1.5 लाख रुपए का निकाला है, अगर अगले साल वो आईफोन 2 लाख या 2.5 लाख का निकालता है, तो जो एप्पल का कस्टमर है वो स्विच नहीं करेगा, वो सीधे एमआई या वन प्लस पे नहीं आ जाएगा। वो फिर भी एप्पल के साथ स्टिक रहेगा, बिकॉज ये बिजनेस मॉडल एप्पल ने बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स। तो ये दो तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, दोनों को ही समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कस्टमर्स के पास ऑप्शन है अपने कंपनी को स्विच करने का, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को स्विच करने का बहुत इजीली, और बहुत इजीली वो स्विच कर भी देता है, तो ऐसे केस में बिजनेस के पास हमेशा एक डिसएडवांटेज रहेगा, और वहाँ पे कंपटीशन, एंट्री ऑफ बैरियर जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कल को कोई भी नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, एंड वहाँ पे वॉर जो है वो हमेशा प्राइसेस पे रहेगी कि कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, या कौन ज़्यादा अपने माल को सस्ता बेच रहा है। तो ऐसे केसेस में कस्टमर्स का तो फ़ायदा है, बट उन बिजनेसेस का फ़ायदा नहीं है। नाउ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का क्यों बिजनेस मॉडल मुझे कुछ हद तक ऐसा ही नज़र आता है। सो इनहेरेंटली अगर हम देखें, अगेन मैं कहूँगा कि जो ये सेक्टर की ग्रोथ है उसमें कोई डाउट नहीं है, ये सेक्टर बहुत ग्रो करेगा आने वाले 20-25 सालों में, बिकॉज अभी भी इंडिया में हमने जैसे डिस्कस किया ही था अपनी उस वीडियो में कि मोस्ट ऑफ द पैसा जो है आज भी इंडिया में वो एफडी में या पोस्ट ऑफिस में या गोल्ड में या रियल एस्टेट में या बैंक के सेविंग अकाउंट में या इंश्योरेंस स्कीम में लोगों का यहीं पे स्टक है। और ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बिलो इन्फ्लेशन रिटर्न डिलीवर करते हैं इन्वेस्टर्स को, यानी कि नेट रिटर्न अगर हम देखें तो -2 -3% आता है एक इन्वेस्टर का जो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। और बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस बढ़ रही है, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं इक्विटी मार्केट की तरफ। उन्हें उन्हें ये अवेयरनेस आ रही है कि अगर रिटर्न क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न आए, और वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी मार्केट ही है। सो अभी बहुत सारा ऐसा पैसा है जो आने वाले टाइम में इक्विटी मार्केट में आने आएगा इन्वेस्टर्स का, एंड ओबियसली उससे ये सेक्टर इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज 1980s या 90s में जब ये सेक्टर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में जो कुछ कंपनीज थी जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई या एसबीआई, इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इनकी पेरेंट कंपनी का, जो इनके बैंक्स हैं उनसे इनकी कस्टमर्स की सोर्सिंग होती थी, एंड काफ़ी इजीली वो कस्टमर्स को एक्वायर कर पाते थे।
बट पिछले 10 साल में स्पेशली अगर हम देखें तो बहुत सारे नए नए प्लेयर्स इस सेक्टर में आए हैं। एंड आज करेंटली 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं टोटल इंडिया में, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हर महीने हम सुन रहे हैं कि कुछ 2-3 नई कंपनीज हैं जिन्होंने इस म्यूचुअल फंड कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। और हर साल कम से कम 1 से 2 नई कंपनी इस सेक्टर में एंटर हो रही है। सो आज के टाइम पे 44 कंपनीज़ हैं, और कुछ ऐसा कम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास नहीं है। हमने देखा एचडीएफसी ने या एसबीआई ने पिछले 15-20 साल में जो इतना बड़ा ब्रांड बनाया था उन्होंने, उसको कैसे पिछले 10 साल के अंदर एक कंपनी आई थी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिनके स्कीम ने ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म किया सारी स्कीम्स को पिछले 10 सालों में, और एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाया उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है उन्होंने एक्वायर किए इन बड़े बड़े ब्रांड से। सो कोई भी ऐसा स्टिकीनेस नहीं है इन कंपनीज़ के पास में कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रख पाए। ब्रांड यहाँ पे अब मैटर नहीं करता। इन्वेस्टर को ये अवेयरनेस है कि एट द एंड जो कंपनी उन्हें अच्छा रिटर्न डिलीवर करेगी, कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर करेगी, कस्टमर्स उन्हीं के पास जाएंगे। जैसे पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि क्वांट म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जिसने मोस्ट ऑफ द फंड्स को आउट परफॉर्म किया, और पिछले 1-2 साल में अगर आप फ्रेश फ्लो देखोगे एसआईपीज़ का या लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टर्स का वो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा गया है। सिमिलरली पीजीआईएम इंडिया एक और म्यूचुअल फंड कंपनी है जो पिछले कुछ सालों में आई है, और उसने भी काफ़ी अच्छे कस्टमर्स को एक्वायर किया है। सो वैसे ही हर हर साल नई नई कंपनीज आती जा रही है, जिससे कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली जो मार्केट का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है अभी भी, बट किसी भी एक प्लेयर की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ बन नहीं रही है, कुछ कुछ खास ग्रोथ किसी एक प्लेयर की आ नहीं रही है सेक्टर से। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कस्टमर के साथ, जिसकी वजह से ये सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल हो जाता है। जब भी मार्केट बुल रन में होती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और जब भी बियर मार्केट आता है तो सारी की सारी कंपनी जो है वो अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने अभी पिछले 1-2 क्वार्टर में देखा कि जैसे बुल मार्केट आया, मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा है, निफ्टी 20,000 के आसपास है। सो इन कंपनीज़ के एसआईपी के नंबर बढ़ने भी शुरू हो गए, रेवेन्यू बढ़ने शुरू हो गए, और हम देखेंगे अगले 1-2 क्वार्टर में इनके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। पर जैसे ही कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, अगेन इनके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इन कंपनीज़ का कस्टमर्स के साथ में। सो कस्टमर्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो हैं, कुछ भी अगर फियर जैसा माहौल होता है मार्केट में तो वो अपनी एसआईपी रोक देते हैं। जो उनका पैसा इन्वेस्टेड है मार्केट में उसको वो विड्रॉ कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी इनकम, इनके मार्जिन्स अफेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न कि मुझे कुछ अभी तक तो इनमें कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आती जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट हमने जैसा बार बार डिस्कस किया है कि सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी अवेलेबल है आने वाले 15-20-25 सालों के लिए। सो ऐसे में 2 कंपनीज़ हैं जो इन ऑल इन ऑल इसी सेक्टर से निकल कर के आती है, बट उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है जब हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी म्यूचुअल फंड कंपनी से। सो ये 2 कंपनी हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड आनंद राठी वेल्थ। तो इन इन दोनों के Q1 के रिजल्ट के परफॉर्मेंस में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जिसमें हमने इनका ब्रीफली एनालाइज किया कि Q1 के नंबर्स कैसे हैं इनके। इस वीडियो में हम इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल बेसिक डिस्कस करेंगे और आउटलुक देखेंगे कि दोनों कंपनीज का, दोनों बिजनेस का आउटलुक कैसा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी जो है वो काइंड ऑफ मीडिएटर का रोल प्ले करता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या आईएफएज होते हैं, जो इंडिविजुअली कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को मैनेज करते हैं, उनका पैसा मैनेज करते हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐप प्रोवाइड करता है, एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने कस्टमर्स का पैसा मैनेज कर सकते हैं। उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की ऑनबोर्डिंग करती है ये कंपनी, उनको ट्रेनिंग करती है, उनको हैंड टू हैंड सपोर्ट देती है, हैंड होल्डिंग होती है, उनके कस्टमर्स का पूरा बैक ऑफिस मैनेज करती है, मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनको वेल ट्रेंड करती है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। सो
काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही है ये कंपनी, लेकिन ये डायरेक्टली सेल नहीं करती है म्यूचुअल फंड कस्टमर्स को। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड करती है, उन्हें प्लेटफॉर्म देती है, एंड वो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सिटी में, सपोज अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने एरिया में सिर्फ 5-10 किलोमीटर में ही सेल कर पाता था म्यूचुअल फंड, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ प्रूडेंट, वो अब मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल सिटी में बहुत ही ईजिली कस्टमर्स को एक्वायर कर सकता है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो वो अपने कस्टमर्स की एसआईपी टाइमली ट्रैक कर सकता है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, उनके फाइनेंशियल गोल्स बना सकता है, उनकी लोन, ईएमआई, ये सारी चीज़ें वो, ये सारे डिटेल वो ट्रैक कर सकता है। तो ये सारा कुछ प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी जो है वो प्रोवाइड करती है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। नाउ इनका मेन जो रेवेन्यू है वो म्यूचुअल फंड इनकम से ही आता है, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में जो कमीशन मिलती है इनको, उसमें से कुछ पार्टी अपने पास रखते हैं और बाकी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब इसमें एक रेगुलेशन आ रहा है, सेबी ने एक रेगुलेशन निकाला है टोटल एक्सपेंस रेशियो का, जिससे होगा क्या कि आने वाले टाइम में जो जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके कमीशन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। सपोज अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आज 100 करोड़ के एयूएम पे 1% का कमीशन कमा रहा है, तो वो कमीशन उसका कम होकर 0.8% तक हो सकता है। आई मीन ये रेगुलेशन आने ही वाला है, कुछ कुछ ही टाइम में अप्लाई हो जाएगा, तो ये फिक्स है, जिससे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन इनकम कम हो जाएगी। सो उसको टैकल करने के लिए प्रूडेंट ने स्ट्रेटेजिकली क्या किया है कि ऑल्दो मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका म्यूचुअल फंड ही है, बट उसी सेम प्लेटफॉर्म पे अभी ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने इंश्योरेंस को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, गारंटी इनकम प्लान है, तो इस तरीके के मोटर इंश्योरेंस है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो सेम कस्टमर्स को जो म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उनको ये सारे प्रोडक्ट्स भी दे दें। इसके साथ में पीएमएस भी उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये भी सेम प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। सो इससे होगा क्या, सपोज़ कोई इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है जो प्रूडेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसकी इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कस्टमर को वो टाइमली मैनेज नहीं कर सकता, और जब ऐसा कोई रेगुलेशन आएगा तो उसकी कमीशन इनकम कम हो जाएगी। बट वीज़ा वीज़ अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रूडेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो उसकी कमीशन इनकम ऑल्दो म्यूचुअल फंड से थोड़ी बहुत कम हो सकती है, बट क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे उसकी पाइपलाइन में, तो वो सेम कस्टमर्स को इंश्योरेंस भी सेल कर पाएगा, पीएमएस भी सेल कर पाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी सेल कर पाएगा, मोटर इंश्योरेंस भी सेल कर पाएगा, जिससे वो कस्टमर्स की सारी नीड्स को टैकल कर पाएगा। सो उसकी कमीशन इनकम में भी म्यूचुअल फंड से कम होगी, बट इन सारे प्रोडक्ट्स के आने से उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा पर क्लाइंट, पर कस्टमर। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी ने पिछले कुछ टाइम से उठाया है, और इंश्योरेंस में उनको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है पिछले 1-2 क्वार्टर में, और कंपनी का प्लान है कि आने वाले क्वार्टर में वो बाकी के प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करेंगे। करंटली अगर आप प्रूडेंट का जो म्यूचुअल फंड का एयूएम देखोगे तो वो 60,000 करोड़ के आसपास है। एसबीआई का म्यूचुअल फंड का एयूएम जो है वो 4 लाख करोड़ के आसपास है, और प्रूडेंट का टारगेट है कि वो 1 लाख करोड़ एयूएम तक पहुंचना चाहते हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर। सो सपोज अगर वो अगले 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख करोड़ का एयूएम टारगेट कर रहे हैं और वो हिट कर लेते हैं, तो वहाँ से 3 लाख करोड़ तक जाना यानी कि 3x हो जाएगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रूडेंट के पास अभी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बहुत ही छोटा प्लेयर है। मैंने जैसे कहा, मार्केट कैप भी अगर हम उसका देखें तो हार्डली 4-4.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट बिजनेस मॉडल इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है, टेक्नोलॉजी प्रूवन कंपनी है, और एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास, जो इनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका। पिछले 10-15 साल का अगर हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो कंपनी ने जो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको लगभग 25% से ग्रो किया है पिछले 10-15 सालों में। सो ये बहुत ही ट्रमेंडस ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी ने मेंटेन किया ओवर द ईयर्स। आउटलुक ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि 1 लाख करोड़ का एयूएम ये कंपनी टारगेट कर रही है। सो करंट परफॉर्मेंस Q1 में हमने डिस्कस किया ही था कि बहुत अच्छा रिजल्ट था, एंड आउटलुक भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी है इसमें आनंद राठी वेल्थ। सो आनंद राठी वेल्थ अनलाइक प्रूडेंट कॉर्पोरेट कोई मीडिएटर का रोल नहीं प्ले करती है। ये कंपनी प्योर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब इंडिया के जो जितने भी HNIs या सुपर HNIs हैं, उनका पैसा मैनेज करती है आनंद राठी वेल्थ। अब क्यों ये डिफरेंट है बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से, इसके 2 से 3 रीज़न है। नंबर 1, क्लाइंट रिटेंशन।
सो वेल्थ मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी तभी बड़ी बन सकती है अगर वो अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर पाए, बिकॉज ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट टास्क ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे रिटेन करते हो। तो आनंद राठी वेल्थ का अगर हम देखें तो अराउंड 62-63% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो 3 साल से भी पुराने क्लाइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि मार्केट में हर 3 साल में एक बुल मार्केट आता है, एक बुल रन आता है और एक बियर मार्केट आता है, बियर रैली आती है। यानी कि एक बहुत अच्छा फेज़ और एक बहुत ही बुरा फेज़। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इन्वेस्टर इन दोनों ही फेजेस को पार कर लेता है, मतलब उसने एक बुल रन भी देख लिया, एक बियर रन भी देख लिया, तो वो इन्वेस्टर काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाता है आने वाले इवेंट्स के लिए। तो आनंद राठी के पास एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उन्होंने 62-63% अपने क्लाइंट्स को रिटेन करके रखा है, जो 3 साल से भी पुराने हैं। दूसरा एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इस कंपनी का क्यों ये अच्छा है। इनके जो लगभग 80% जो AUM है इनका, वो 3 साल से भी पुराना पुराना AUM है। मतलब जो 80% AUM इसकी ये कंपनी मैनेज कर रही है वो 3 साल से भी पुराना है। अगेन सेम लॉजिक कि क्लाइंट रिटेंशन बहुत पुरानी है और एसेट मैनेजमेंट ये कंपनी उन क्लाइंट का 3 साल से भी ज़्यादा के टाइम से करती आ रही है। तीसरा एक और एडवांटेज है इस कंपनी के पास, आर एम एट्रिशन, यानी कि जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, जो क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते हैं, जो सेल्स करते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कंपनी के लिए कि जब भी उनका कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो 99% केसेस में वो अपने पुराने क्लाइंट्स को टेक ओवर कर लेता है अपने नई कंपनी में, जिससे पुरानी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर जो सेट था वो लॉस हो जाता है। प्लस हो सकता था वो कस्टमर आगे कोई रेफरल भी दे दे, जिससे एक और लॉस हो जाता है उस कंपनी को। तो RM एट्रीशन अगर हम इस कंपनी का देखते हैं तो सिर्फ 0.6% का RM एट्रीशन है आनंद राठी वेल्थ का। इसका मतलब है सिर्फ अपने क्लाइंट्स को ही नहीं बल्कि अपनी एम्प्लॉयज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है ये कंपनी। करीब 300 के आसपास के RM हैं इस कंपनी के पास। अभी रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो 300 के आसपास हैं। उनमें से 200 RM ऐसे हैं जो 3 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि क्लाइंट रिटेंशन अच्छी है, AUM रिटेंशन अच्छी है, प्लस RM रिटेंशन भी बहुत अच्छी है इस कंपनी को, जो इनको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है कंपेयर टू अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। देन इनका जो 70% AUM है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा वाले कस्टमर्स का है, यानी कि HNI कस्टमर्स या सुपर HNI कस्टमर्स जो होते हैं वो इनके मेनली टारगेटेड कस्टमर्स हैं। और अगले आने वाले 5 सालों में यानी 2027-2028 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो HNI वाला सेगमेंट है इंडिया में, ये करीब करीब 15% से ग्रो करने वाला है। और पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगले सिर्फ 5 से 10 साल के लिए 15 से 16% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है इस पूरी इंडस्ट्री से। यानी कि जो कस्टमर्स टारगेटेड है वो 15% से बढ़ेंगे, जिस सेक्टर में ये कंपनी है वो 15% से बढ़ेगी। और ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ को कितने अच्छे से मैनेज किया है, अपने क्लाइंट्स को कितने अच्छे से मैनेज किया है। सो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आनंद राठी वेल्थ का वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में। तो ये दोनों ही कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, बाकी म्यूचुअल फंड कंपनी से बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली पैसा मैनेज नहीं करती, ये कस्टमर से को मैनेज करती है। एक कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मैनेज करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उनके पास एक एडवांटेज है। दूसरी कंपनी है जो डायरेक्टली कस्टमर्स को मैनेज कर रही है, उनके इमोशंस को मैनेज कर रही है और साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। सो उसके पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो बहुत अच्छा आउटलुक है इन दोनों कंपनीज़ का। एंड ऑब्वियसली ये कंपनीज वर्थ ट्रैक करने वाली है। आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बट अभी तक आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दोनों ही कंपनी का और 20 से 25% का ग्रोथ टारगेट ये दोनों कंपनी कर रही है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेक्टर से रिलेटेड या इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।